गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेस्ट नंबर 15 कर रहे हैं ना हम लोग। 121 से 150 करने हैं आज, ठीक है। 120 तक हम लोगों ने कर लिए थे। इसके बाद एक टेस्ट और बचा है, टेस्ट नंबर 16, वो भी कर लेंगे। आज छुट्टी है, कोशिश करूँगा जल्दी रिकॉर्ड कर लूँ। PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग ले लेना। और प्लीज़ आप लोग रिवीज़न करते रहें। रिवीज़न करेंगे तभी कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कल की वीडियो में मैं मिस्टेकनली गलत मार्क कर दिया था, उसको थोड़ा देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 इसी टेस्ट का है। ये टेस्ट नंबर 15 का, ये 116 नंबर। भारत के किस शहर को ग्लोबल ट्री सिटी का जो दर्जा स्टेटस मिला है, वो हमने नई दिल्ली पिछले वीडियो में मार्क कर दिया था। हैदराबाद आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस जो मिला है, हैदराबाद को मिला है। नई दिल्ली में जो स्कीम चल रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन की, वो नई दिल्ली की है, ठीक है। तो वो ठीक था, तो यहाँ पे यही करेक्शन था, हैदराबाद करेक्ट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 121 से करना है ना आज। आइए देखिए 121 देखिए। क्रिस्टोफर प्लमर, इनके बारे में तो जानते होंगे, हॉलीवुड की मूवी आप लोग देखते ही रहते हैं, हम सभी लोग देखते ही। ये एक्टर हैं, ठीक है, एक्टर हैं। और इनको एकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक है। एकेडमी का अवार्ड समझते हैं ना, ऑस्कर को ही बोलते हैं एकेडमी अवार्ड। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इनको 82 ईयर की एज में मिला है, मतलब इतने ओल्डेस्ट पर्सन होने के बाद भी इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि सबसे बुजुर्ग अभिनेता जिसने हाल ही में अब एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड जीता, तो क्रिस्टोफर प्लमर मार देना, ठीक है। तो सेपरेटली भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनके आगे तो साइंटिस्ट लिखा है, तो ये तो गलत मैच हो गया, और गलत मैच हम लोगों को निकालना है, तो आंसर तो ये हो गया, ठीक है। बाकी 3 जो हैं वो सही मैच हैं, तो देख लीजिए इनको भी। अख्तर अली साहब जो हैं वो टेनिस खिलाड़ी हैं, एक तरह से इनको फादर ऑफ इंडियन टेनिस बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन टेनिस। और सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा, सी ऑप्शन देखिए, बसंत कुमार महापात्रा, इनको भी सेपरेटली इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था वॉर में, जो वॉर हुई थी 1962 वाली, ठीक है। 1962, 1971 और 1965 वाली, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ और ये चाइना के साथ, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ये जो चारों लोग हैं, इनकी डेथ हो गई है, ठीक। तो ये सेना से अब में जनरल हैं, तो सेना से ये सही मैच है। और अख्तर अली साहब भी सही मैच है। माइकल सोमारे, इनको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये PM है कहाँ के, ये पपुआ न्यू गिनी के PM थे, और इनका रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। और पपुआ न्यू गिनी जो है, इनको फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। क्योंकि पपुआ न्यू गिनी जो है वो कॉलोनी थी। कॉलोनी किसकी थी, ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी हुआ करती थी, और ऑस्ट्रेलिया से इंडिपेंडेंस पाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं वहाँ का। तो ये क्या है, ये पॉलिटिशियन है, तो ये भी सही मैच है, यानी ए ऑप्शन गलत था, तो हम लोगों ने वो देख लिया। चलिए 122 देखिए। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय, ये DST का प्रोग्राम है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ख़ासतौर से ये जो इनिशिएटिव है ना, वो गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए, ठीक है, गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए है। और ये इनकरेजमेंट कैसा, ताकि उनको साइंस में इंटरेस्ट आए, साइंस में इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट, ठीक। 123 देखिए। अब फरवरी 21 को मारियो द्रागी ने कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाने रहिए, अगर मैचिंग में आ गया तो काम आएगा। मारियो द्रागी जो इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। 124 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी का क्वेश्चन है ना। जेवर हवाई अड्डे के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो देख लेते हैं कौन से सही है कौन से नहीं, बाद में देख लेंगे। यूपी राज्य सरकार इसे विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की एक योजना बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसके बारे में तो याद रखना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है, इसे विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ना बना के एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का प्लान है, ठीक है, एशिया का, ना कि वर्ल्ड का। तो ये यूपी में बन रहा है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लेकिन विश्व की वजह से यहाँ पे गलत हो गया। बी पॉइंट पढ़िए, इस हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार ने अपने इस बजट में 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना रुपये खर्च कर रही है कितना नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रनवे जो हैं वो 6 रहेंगे, ये ऐसा नहीं है, ये पहले था नहीं, ये पहले एग्जिस्ट कर रहा था हवाई अड्डा, पहले 2 रनवे थे, ठीक है, पहले 2 रनवे थे, अब उसको एक्सटेंड करके 4 और बढ़ा रहे हैं, तो टोटल 6 रनवे हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 रनवे हो जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा एशिया का, तो ये पॉइंट भी सही है, डी ऑप्शन है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस परियोजना का प्रबंधन और संचालन कर रहा है, ये भी ठीक है।
तो हम लोगों को गलत फाइंड आउट करना था, तो गलत हम लोगों ने देख लिया, ये ऑप्शन है। ठीक, ये एक पिक पड़ी हुई है, इसको देख लीजिए, ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, एयरपोर्ट है, और ये है कहाँ पे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये जीबी नगर में बनाया जा रहा है, जीबी नगर में। ठीक, जगह का नाम है जेवर, एक्चुअली जगह का नाम है, और वो जीबी नगर में। तो ये जीबी नगर याद रखना, गौतम बुद्ध नगर। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया 124 का। 125 देखिए, चित्रकला की पट्टचित्र शैली सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है। देखो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं आप लोग जानते हैं, ये एक बहुत यूनिक हेरिटेज होता है वहाँ का, मोस्ट पॉपुलर आर्ट होती हैं और बहुत पुरानी होती हैं। और ये जो कारीगरी की जाती है ना, ये वाली पट्टचित्र शैली, ये यहाँ पे कपड़े पे कर रहे हैं। ठीक है, एक कैनवास पे उकेरी जाती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है बस, पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो कहाँ की है, वो उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा की है, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर सी हो गया। इसको इमेज पे देख लीजिए तो आपको थोड़ा क्लियर हो। ये देखिए, ये आपको पेंटिंग दिख रही है, और ये पेंटिंग कपड़े पर है। ठीक है, कैनवास पे है, कपड़े पे है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का स्टोरी जो है वो डिपिक्ट हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, तो आंसर उड़ीसा लगा देना। 126 देखिए, किसने मार्च 2021 में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी तो इम्पोर्टेंट संस्था है ना गवर्नमेंट की, के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो चीफ हैं वो जयदीप भटनागर ने संभाला है। ठीक है, अभी चलिए आगे करें। 127 देखिए, मार्च 21 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हवाई प्रदर्शन में भाग लिया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जन्मदिन वायु कौन से देश की वायुसेना का जन्मदिन था, एनिवर्सरी थी? ये श्रीलंकन एयरफोर्स की एनिवर्सरी थी। ठीक है, 17वीं, और इसी में जाके इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर भी हो गया। चलिए 128 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सुगम भारत ऐप लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट है। सुगम का मतलब क्या होता है? मतलब जो इजीली एक्सेस हो जाए। तो आप नाम से थोड़ा सा यहाँ पे लिंक कर सकते हो कि इसके बेनिफिशरीज कौन होना चाहिए। तो आपने एक डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर में काम करता है, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के। तो जब भी इस मंत्रालय का कुछ भी काम रहता है तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये काम किसके लिए यहाँ पे डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल हैं पर्सन, उनके लिए ये ऐप है, या फिर जो डिप्राइव लोग हैं उनके लिए ये काम करता है मंत्रालय, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है काम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का। ठीक, आगे बढ़ें। 129 देखिए, रूस ने अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। तो यहाँ पे रसिया वाली बात आई। ठीक है, तो रसिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैसे अपने यहाँ इसरो वर्क करती है, वहाँ पे कौन सी संस्था काम करती है? रॉसकोसमॉस। ठीक है, इसका नाम याद रखना, तो वहाँ की स्पेस एजेंसी है रसिया की। तो यहाँ पे जो नाम लिखा है आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट, मॉनिटरिंग लिखा ना, मॉनिटरिंग में जो एम आ रहा है, इस एम का वही मतलब है। ठीक है, आर्कटिक का एम, तो इसका आंसर क्या है? आर्कटिक एम। देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखी है वो के लिखी है, यानी वहाँ पे रसिया में जानते हैं ना, सी को नॉर्मली के में लिखा जाता है। ठीक, चलिए 133 देखिए, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए लोकल लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क। और ये निजी क्षेत्र के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरकारी की बात नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी रिजर्वेशन 75%। ये तो बहुत भयंकर हो गया ना। और ये हर नौकरी के लिए नहीं है, जिन नौकरी में या फिर जिस पोस्ट की सैलरी जो है वो लेस देन 50,000 है। ठीक है, लेस देन 50,000 है, उन पदों पे ये रिजर्वेशन है। ठीक है, बहुत बड़े पदों पे नहीं है। मतलब एक तरह से हरियाणा गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये अपने लोकल लोगों को या अपने स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट कर रही है। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कूट में आएगा ना तो ये काम आएंगे ये पॉइंट्स, 10 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं है, 10 साल में स्थिति सुधर जाएगी तो फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है, और ये काम पहले भी हो चुका है, यानी 75% जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में, ये काम पहले आंध्र प्रदेश ने कर लिया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भी फैक्टर याद रखना। आंध्र प्रदेश ये पहला स्टेट था जिन्होंने ऐसा काम किया था। ठीक, चलिए 131 देखिए, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है, हम लोगों ने कल यूएसए की एक्सरसाइज पढ़ी थी, 3-4 एक्सरसाइज, उसमें इसका भी नाम था
याद आ रहा? डेजर्ट फ्लैग था कि और कोई फ्लैग था? थोड़ा क्लियर करके बताइए आप लोग। डेजर्ट फ्लैग था या रेड फ्लैग था? रेड फ्लैग था, ठीक है, डेजर्ट फ्लैग नहीं था। तो रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज होती है वो यूएसए के साथ होती है। यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग है, ठीक है। तो यूएसए में कौन से डेजर्ट हैं ज़्यादा? यहाँ पे थोड़ा सा आपका इस क्वेश्चन में इंक्लिनेशन जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं, मरुस्थल वाली, रेगिस्तान वाली जो कंट्री है वहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ है? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, ठीक है, यूएई के साथ है, याद रखना। अभी हाल ही में इनका एक लॉन्च हुआ, एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ, मून मिशन था कि मार्स मिशन था, जल्दी से बताएंगे। होप याद आ रहा है? होप याद आ गया होगा। होप जो है वो मून का नहीं है, मार्स मिशन है, ठीक है, और वो इसी कंट्री का था, यूएई का। अब आइए जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए। इट इज़ अ वाई एनुअल मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज। वाई एनुअल मतलब 2 वर्ष में जो होती हैं, द्विवार्षिक। तो ये द्विवार्षिक ना होकर एनुअल है, ठीक है, एनुअल है, 1 वर्ष में, मतलब हर साल होती है। तो द्विवार्षिक की वजह से ये पॉइंट गलत हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट पढ़िए। इस एक्सरसाइज की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा की जाती है। देखो ये डेजर्ट फ्लैग है ना, मतलब डेजर्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा होगा। अपने यहाँ भी जो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है वो नॉर्मली कहाँ होती है? राजस्थान में। यहाँ पे नेवी की एक्सरसाइज थोड़ी ना करा दो, या फिर आर्मी की एक्सरसाइज नॉर्मली नहीं होती हैं। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप एक्सरसाइज में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कीजिए तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे वायुसेना की जगह नौसेना लिखा होता तो आप इसको गलत कर देते, या फिर आर्मी लिखा होता तो आर्मी की ऐसा नहीं है, हो नहीं सकती, हो सकती है, लेकिन इंक्लिनेशन किस तरफ होना चाहिए आपका? वायुसेना की तरफ। तो ये पॉइंट ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। वायुसेना का ऑपरेशन है संयुक्त राज्य अमीरात की, और इसके साथ शामिल कौन है? हमारी इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, भारतीय वायुसेना। और एक तीसरा पॉइंट पढ़िए, है दूसरी बार है जब भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में भाग ले रही है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है इंडियन एयरफोर्स ने इस वाले एक्सरसाइज में, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, दूसरी बार नहीं, फर्स्ट टाइम की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया, यानी केवल एक ही पॉइंट सही है, केवल 2, ठीक है, केवल 2। आगे बढ़ें, चलिए 132 देखिए। 132 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को संसद टीवी में विलय करने की सिफारिश की? पहला फैक्ट तो हम लोगों को क्वेश्चन से सीखने को मिला, यानी लोकसभा जो टीवी है और राज्यसभा जो टीवी है अब वो मर्ज होकर क्या बन गई हैं? अब संसद टीवी नाम है उसका, ठीक है, संसद टीवी, पहली चीज़। और ऐसा करने को प्रपोज किसने किया था, रिकमेंड किसने किया था? ये सूर्य प्रकाश समिति थी, ठीक है। इस कमेटी के जो हेड थे रिकमेंडेशन वाली, वो सूर्य प्रकाश साहब थे। इन्होंने बताया कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है, यानी प्रपोजल इनका था, सूर्य प्रकाश कमेटी का, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। लोकसभा टीवी आप लोग देखते हैं कि नहीं? ये सिविल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे एक कार्यक्रम आता है विशेष करके, ठीक है, विशेष के आप लोग हर एपिसोड देखा कीजिए। खासतौर से आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो मिल जाएगा, विशेष करके लोकसभा टीवी में विशेष पे मिल जाएगा। अब देखना यूट्यूब पे लोकसभा टीवी से नाम आ रहा है, चैनल का नाम सर्च हो रहा है, पर संसद टीवी से जो भी मिल जाए, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना, आप विशेष वहाँ पे मिल जाएगा आपको। विशेष में सारे एपिसोड देखा करो, हर दूसरे दिन तो एक आध वीडियो आता ही है। तो इससे आपका करंट इशूज़ पे ना बहुत पकड़ हो जाएगी, मेंस में बहुत काम आता है, ठीक है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करना, ठीक है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन हो गया। चलिए 133 देखिए। श्रवण क्षमता, यानी श्रवण क्षमता मतलब हियरिंग, ठीक है, हियरिंग, सुनने की जो क्षमता है, श्रवण क्षमता पर विश्व रिपोर्ट के संबंध में हम लोग को बताना है, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ठीक है, देख लेते हैं। देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड हो गया ना, खासतौर से पीसीएस का, वो जो जनरल डेज होते हैं, नॉर्मल डेज होते हैं, वो नहीं पूछता है, ठीक है, उस अलग तरीके का नाम पूछ लेगा, डे पूछ लेगा। जैसे यही पूछ लेगा कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है, ठीक है। तो ये नाम तो थोड़ा सा कठिन हो गया ना, इसका डे कौन याद रहेगा? वो पीछे कुकर की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़, तो उसके लिए भी सॉरी। सोचता हूँ जब तक वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक हमारी दाल पक जाएगी। मतलब सारी आवाज़ें जो है ना, जिस तरह की आवाज़ें, वो सब इसी चैनल पे आती हैं, मुझे लग रहा है। कोई नहीं, जल्दी से सही कर लिया जाएगा, जगह चेंज कर देंगे तो आप ट्रेन की आवाज़ और ये बाहर सराउंडिंग की आवाज़ आती है उससे बच जाएंगे, ठीक है। तो हियरिंग वाला इशू तो इंटरनेशनल इशू है ना, बहुत बड़ा हेल्थ का इशू है, तो इसको एड्रेस कौन करेगा? WHO एड्रेस करेगा, ठीक है, WHO। ये रिपोर्ट जो बनती है, बनाई जाती है, वो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो लिखा है, रिपोर्ट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये गलत है, ठीक है। WHO इसको रिलीज करता है, पब्लिश करता है। तो हमें यहाँ पे डे बता रहा था, वर्ल्ड हियरिंग जो डे होता है, इसको आपको थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत कम चांस है कि ये सही हो, और इसमें आपने अगर ये सही कर लिया तो आप बहुत लीड कर जाएंगे, ठीक है।
कुछ ऊट पटांग कोडिंग बना लिया कीजिए। अगर कुछ भी कोडिंग में समझ में ना आए तो फिर ऊट पटांग वाला दिमाग चलाया कीजिए। जैसे श्रवण है, ये 3 अक्षर का शब्द है, ठीक है, 3 अक्षर का शब्द है, तो 3 तारीख याद रख लो बस, बाकी ऑप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ऑप्शन तो देगा नहीं ना कि 3 मार्च, 3 अप्रैल और 3 मई और 3 जून। बस आपको यदि 3 भी याद है तो बस आपका काम बन गया। जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से 7 याद है, अब उसमें अक्षर 7 नहीं है लेकिन 7 से स्टार्ट है इसलिए 7 याद है। हो सकता है आप लोगों की और बढ़िया तरीके की ट्रिक हो। ये रिपोर्ट आई है उसके डेटा तो बहुत चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक लगभग 2.5 अरब लोग यानी 2.5 बिलियन पर्सन इस समस्या से ग्रसित होंगे। किससे? हियरिंग की समस्या से, ठीक है। तो ये तो बहुत खतरनाक है यार। ठीक, तो पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 में तो 2050 तक 4 में से एक व्यक्ति कुछ हद तक सम डिग्री ऑफ श्रवण क्षमता से शिकार होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ठीक है, रिपोर्ट ने यही बोला है। तो पॉइंट नंबर 2 ठीक है। तो यहाँ पे डे याद रखना, ठीक है, ये डे इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को, ठीक है, 3 मार्च को। चलिए 134 देखिए। यहाँ पे सेलिब्रेशन, ये डिकेडल सेलिब्रेशन जो होता है वो हम लोगों को देख लेना है। नहीं, यहाँ पर डिकेडल वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो सेलिब्रेट किया जाएगा वो 2023 को, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन सेपरेटली आपको याद रखना है। ये एक तरह से आप 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाजरा वर्ष यानी मिलेट ईयर जो है वो 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक, यानी 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और ये बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये 2021 मतलब यही वर्ष, इसी वर्ष को इस रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। और 2021 को ही पीस एंड ट्रस्ट के लिए भी मनाया जा रहा है, ठीक है, पीस एंड ट्रस्ट के लिए, शांति और विश्वास के लिए, ठीक है। तो बी का यहाँ पे बन हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2021। और ऊँट प्रजाति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय, इसको कब सेलिब्रेट करना है? ये 2024 के लिए है, ठीक है, 2024 में आएगा ये वाला वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर आर्टिसनल एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। तो ये 2022 का, ठीक है, 2022 में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा पॉज करके देख लेना ध्यान से। 135 देखिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे बाय का मतलब ये BY है, ठीक है, वो ट्रांसलेशन गलत हो गया, ये वाला बाय है, तो कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे मतलब विषय के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बतानी है। तो 2021 के शीर्ष 100 में से भारतीय संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट कितने हैं वो बताना है। तो जस्ट फैक्ट है, आप बस उसको याद रखिए, 12 हैं, ठीक है, 12 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं इंडिया के। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जानते होंगे, MIT। और MIT कहाँ है? US में, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है वो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में है। और नेचुरल साइंस की अगर बात करें, नेचुरल साइंस कैटेगरी में, तो वो भी MIT ही है, ठीक है, MIT US, दोनों कैटेगरी में MIT टॉप मार देता है। चलिए आगे कीजिए। घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम विकास योजना किस राज्य द्वारा की गई है? देखो ये जो टाइटल है बड़ा अच्छा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। चेलिक मतलब होता है बच्ची, ठीक है, बच्ची। और घरे की मतलब समझ रहे होंगे घर, और पहचान मतलब पहचान, यानी बच्ची का नाम ही घर की पहचान है। यहाँ पे टैग है, बच्ची का नाम, मैं लिख दे रहा हूँ, बच्ची का नाम ही घर की पहचान है। कितना सुपर मतलब टाइटल है, घर का नाम है, ठीक है। तो ये जो विकास योजना है ये किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये मतलब किस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस कार्यक्रम का। तो इसमें क्या किया जाएगा? वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस वाली बात आएंगी, ठीक है, वो खुद से कुछ करें, खुद से कुछ कर सकें, वो भी 2-4 पैसे कमाएं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। ये सब पैरामीटर्स होते हैं इन सब की विकास योजनाओं में, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। चलिए 137 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने भारत में मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार MTRC प्रणाली शुरू की? देखो नाम से क्या लग रहा है, मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार, मतलब मोबाइल का भी यूज नहीं हो रहे हैं क्या? देखो ये स्कीम में होने क्या वाला है, इस सिस्टम में होने क्या वाला है। देखो आपने मालगाड़ी देखी होगी, ठीक है, मालगाड़ी में एक पीछे रहता है एक छोटा सा केबिन रहता है, और आगे तो इंजन रहता ही है। इंजन में कौन बैठता है? पायलट बैठता है, ठीक है, चालक। और सबसे जो पीछे रहता है, जो वाइट ड्रेस में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? वो गुड्स गार्ड, ठीक है, वो गुड्स गार्ड होते हैं, ठीक है, गुड्स गार्ड होते हैं, जिनको पूरी जिम्मेदारी ट्रेन की इन 2 ही लोगों की होती है, ठीक है। और ये तो पटरी पे है, और बाहर कौन बैठा है?
बाहर स्टेशन है और स्टेशन पे स्टेशन मास्टर वो लोग होते हैं और भी उनका स्टाफ होता है। और स्टेशन मास्टर में ट्रेन में जो कनेक्शन है, कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन है, संचार है, वो बिल्कुल भी लैग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी लैग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी लैग को कम करने के लिए या पूरी तरीके से हटाने के लिए ये मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली यूज की गई है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा भी लैग होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर किसकी फ़ॉल्ट है? पायलट की फ़ॉल्ट है या फिर इनकी फ़ॉल्ट है? यहाँ तो फिर नेटवर्क की फ़ॉल्ट हो जाएगी ना। लेकिन नपेंगे कौन? नप ये जाएंगे या फिर ये नप जाएंगे या फिर ये नप जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए ये सिस्टम को लाया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली प्रॉपर रहेगा, नो लैगिंग। तो ये वेस्ट रेलवे ने किया है, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। चलिए 138 देखिए। 4 मार्च 2021 को निम्नलिखित में से किस किस्म का चावल अमेरिका को निर्यात किया गया? देखो याद आ रहा है, हम लोगों ने सब पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। हम लोगों ने लाल चावल पढ़ा था। ठीक है, लाल चावल पढ़ा था, याद रखना। ये एक्सपोर्ट कहाँ किया गया? यूएसए को एक्सपोर्ट किया गया। और वो रेड राइस जो है वो है। ठीक है, ये लाल चावल है, इसी को एक्सपोर्ट किया गया यूएसए। ठीक, और ये एक्सपोर्ट कहाँ से किया जा रहा? असम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, असम याद रखना। असम का रेड राइस है ये। ठीक है, असम का रेड राइस है। और ये ब्रह्मपुत्र की घाटी में पैदा होता है, ब्रह्मपुत्र बैले। दिख रहा है ना, एक कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ तो नहीं है? अब मुझे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई नहीं, मैं साथ में बोल दो रहा हूँ। चलिए इतने फैक्ट हैं बस यहाँ पे जानने के लिए। ठीक है, तो आंसर लाल चावल हो गया, असम का ब्रह्मपुत्र बैले। ठीक है, 139 देखिए। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 21 को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है बताएंगे? रोम में है ना, रोम में यानी इटली में। वेस्टेज बताना है, वेस्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, अब कौन देश कितना वेस्ट करता है खाने का, ये हम लोगों को देखना है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन ये पहला पॉइंट सही है कि गलत है, ये भी तो देखना है ना। फूड वेस्ट इंडेक्स, वेस्ट में पढ़ रहा हूँ ना, सही है। इंडेक्स रिपोर्ट 21 को FAO द्वारा प्रकाशित किया गया। देखो ये भी खाद्य से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे भी फूड वूड वाली बात हो रही है। तो देखो गलत होने के चांस पूरे हैं और हम लोग इसको हो सकता है सही मार के आगे निकल जाएं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो FAO नहीं कर रहा रिलीज। ठीक है, UNEP कर रहा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ था? केनिया में। ठीक है, नैरोबी में। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। UNEP आपको याद रखना है, फूड वेस्ट इंडेक्स। इसको सेपरेटली पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा और पक्का F&O मार के आना ही आना है लड़कों को। तो इस पर थोड़ा सा अलर्ट रहना। ठीक है, और ये रिपोर्ट बता रही है बहुत ख़तरनाक चीज़ें इसमें बता रही है। लगभग 93 करोड़ टन खाना वेस्ट किया गया। ठीक है, 2019 में। सोचिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और सोचिए इस तरह की रिपोर्ट जो डेटा कलेक्शन कर रही हैं फूड वेस्ट का, ये कैसे करती होंगी? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता होगा, या तो फिर एवरेजिंग कर लेते होंगे। जो भी है, इनका काम बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट पढ़िए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, यानी ये पर कैपिटा पर ईयर की बात कर रहे हैं, 50 kg। यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे क्या रिपोर्ट आई है? इंडिया में जो वेस्टेज है वो 50 kg पर कैपिटा। ठीक है, पर कैपिटा और पर ईयर। कैपिटा मतलब पर पर्सन समझ लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 50 kg पर पर्सन लिख दे रहा हूँ, पर पर्सन पर ईयर। एक साल में आप जो खाना वेस्ट करते हैं वो लगभग 50 kg है। ठीक है, 50 किलोग्राम है। और सबसे ज़्यादा जो है वो नाइजीरिया में। ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, ये सेपरेटली इम्पोर्टेंट है। नाइजीरिया है जो वो सबसे ज़्यादा वेस्ट करता है, 189 पर पर्सन है, 189 पर पर्सन है, पर ईयर है। तो सिर्फ ऐसे ही पूछ ले यदि कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा देश फूड को वेस्ट करता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, नाइजीरिया मार देना बढ़िया से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट सही है, इंडिया का 50 है डेटा। तो पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 1 गलत है, तो केवल 2 सही है। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 140 देखिए। निम्नलिखित में से किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, अवार्ड किया गया? ये मोहन कृष्ण बोरा हैं। ठीक है, मोहन कृष्ण बोरा। और ये अवार्ड किससे रिलेटेड है? बिहारी पुरस्कार लिटरेचर है ना, लिटरेचर से है, साहित्य में मिलता है। और जिस किताब के लिए मिला है ये जान लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जिस किताब के लिए इनको बिहारी पुरस्कार मिला वो है तस्लीमा। मैं जूम कर दूँ, अब दिख रहा? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, इसको सेपरेटली याद रखना। ऐसे पूछ लेगा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किताब जिसको भी हाल ही में बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसे पूछ लेगा, जैसा तो क्वेश्चन ने पूछा है। उल्टा ऐसे पूछ सकता है कि मोहन कृष्ण बोरा की अभी हाल ही में जिसे बिहारी पुरस्कार मिला है वो किताब कौन सी है?
तो किताब को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए 141 देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स जी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लाहौटी बिल्डर्स लिमिटेड के बीच एक किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्रों विकास हेतु, ये समझते हैं ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। जो नाली वगैरह होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पूरा शहर गंदगी से भर जाएगा। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाले हैं, ठीक है, ये मुरादाबाद में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 142 देखिए, गर्भ का चिकित्सकीय समापन, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसके बारे में हम लोग को बताना है। देखो लोकसभा ने तो इसको पहले ही पास कर दिया था, ठीक है, और राज्यसभा में भी अभी मार्च 2021 में पास हो गया, यानी लोकसभा से भी पास हो गया था पहले और राज्यसभा द्वारा भी पास हो गया। पहली चीज़ इस बिल में बस यही बताया गया है कि आप टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन है आप वो कब कर सकते हैं, ठीक है, और कब कब करने पे क्या क्या प्रोविज़न है, बस ये बताया गया है। पहली मोटी मोटी बात तो ये जाननी है इस बिल में कि यहाँ पे जो लिमिट की गई है वो 24 वीक की गई है, ठीक है। 24 वीक के अंदर मेडिकल ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है, बस पहली चीज़, इसके अंदर करा लो तो करा लो। अगर इतना दिन हो गया आपको और उसके बाद आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की सोच रहे हैं तो फिर महिलाओं को बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत परेशानी होगी। तो 24 वीक से पहले कौन कौन से प्रोविज़न है ये हम लोग जल्दी से जान। तो ये प्रोविज़न कौन कौन से हैं जल्दी से यहाँ पे देखिए। देखो 12 वीक से पहले यदि आप यहाँ पे अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो आपको फिर एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, ठीक है, एक डॉक्टर के द्वारा उनका ओपिनियन चाहिए। 12 से 20 ये 20 वीक जो लगा है इसके अंदर यदि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो फिर 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, ठीक है। और 24 वीक से यदि ज़्यादा हो जाएगा तब आपको फिर मेडिकल बोर्ड के पीछे भागना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अबॉर्शन कराना ये लीगल नहीं है ना, लेकिन इस बिल के माध्यम से अबॉर्शन कराना लीगली बनाया गया है कि आप कब कब करा सकते हो और कैसे कैसे कराओगे ये बताया उन्होंने। तो पहला पॉइंट क्या है जल्दी से देखिए, विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित होना बाकी, ये तो गलत है, दोनों जगह से पारित हो चुका है। यहाँ पे बिल के अनुसार दूसरे पॉइंट में बिल के अनुसार गर्भपात के लिए यानी अबॉर्शन के लिए कुछ असामान्य मामलों में 24 सप्ताह के बाद राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है, ये सही है। ये तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट ठीक है, यानी केवल 2 ठीक है, ठीक। चलिए 143 देखिए, लक्ष्मण पंडरीनाथ भाई जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित, ये आर्टिस्ट थी, ठीक है, आर्टिस्ट, पेंटिंग भी करती थी, ठीक है, और पेंटिंग खुद एक आर्ट है। इनकी एक पेंटिंग सीरीज है उसका नाम है म्यूजिकल मूड्स, ठीक है, म्यूजिकल मूड्स। यदि इस नाम से अगर कोई क्वेश्चन आए तो मार देना, ठीक है। लक्ष्मण पंडरीनाथ भाई की ये जो सीरीज है म्यूजिकल मूड्स वाली ये नहीं की है, ठीक। तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, आर्ट से, ठीक है, इसको भी याद रखना। 144 देखिए, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण, फ्लोटिंग समझते हैं ना, मतलब इनका निर्माण किसी वाटर बॉडी में किया जाता है, पानी की या झील में हो सकता है, तालाब में हो सकता है, उसमें पैनल बिछा दिए जाते हैं और वो फ्लोट भी करता रहता है, यानी तैरता रहता है उस पर, तो फ्लोटिंग हो गया। तो सोलर पार्क का निर्माण ये कहाँ पे किया जाए, ये काम भैया सिंगापुर कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है। इसकी इमेज पढ़िए, देख लीजिए, तो आपको फ्लोटिंग तो आप समझते ही हैं ना, कहाँ गया, हाँ ये है, ये देखिए, ये है फ्लोटिंग सोलर पार्क, ठीक है, सिंगापुर में। अब देख रहे हैं एक वाटर बॉडी पे सोलर पैनल पूरे बिछे हुए हैं, पूरी वाटर बॉडी को ही ढक दिए, तो ऐसे काम करेगा ये। चलिए वापस क्वेश्चन बचा 145 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने बायो कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया। पेटेंट समझते हैं ना, अब पेटेंट करने का मतलब है कि इस पर जिसने भी ये बायो कैप्सूल बनाया होगा वो उन्हीं क्या है, ठीक है। सारी जो रॉयल्टी आएगी वो उसी को आएगी जिसने ये बायो कैप्सूल बनाया है। कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई नहीं बना सकता। यदि बनाएगा तो इससे परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब वो जाके बना पाएगा, और परमिशन लेगा तो फिर वो रॉयल्टी भी देगा, पैसे भी देगा। पेटेंट का मतलब बस यही है कि जो आपने बनाया है वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है, ठीक है। और ये जो विकसित करने वाले हैं वो कौन है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, स्पाइस यानी मसाला, और ये कहाँ पे है, केरल में। तो ये कहाँ पे, ये भी याद रखना है। और ये काम किसने किया है, जो बायो कैप्सूल बना रहा है ये भी इसी ने किया है। तो यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखना है, ठीक। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान,
और इनका यूज कहाँ होने वाला है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इससे बढ़ेगी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे केमिकल जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं उनकी मात्रा आप कम, मतलब उसको कम से कम करेंगे। फर्टिलाइजर्स को ही तो कम से कम करना है। इसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, बायो कैप्सूल यूज किया जाएगा। इन बायो कैप्सूल से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और वो खूब सारा और मसाला पैदा करेंगे और सारा बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। चलिए इतनी बातें थी। 146 देखिए जल्दी से, ये व्यक्ति को उनके प्रोफेशन से मैच करा दीजिए जल्दी से। कुछ भी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊट पटांग दिमाग लगा के क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पे देओल साहब हैं, यहाँ पर ईश्वर सिंह देओल, इनका प्रोफेशन क्या लग रहा है, मतलब मैं बस ऐसे ही बाय नेम से कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इनका इंक्लिनेशन जो है वो किस पेशा की तरफ है। मैं लेखक इनको नहीं लगाऊंगा, मैं इनको नर्तक नहीं लगाऊंगा, मैं इनको एथलीट लगा सकता हूँ, मैं इनको नेता लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ आपको भी लग रहा होगा। जैसे सागर सरहदी साहब हैं, सरहदी सरनेम जो अक्सर आपने सिंगिंग में देखा होगा या फिर लिखने वालों में देखा होगा, ये शायरी में देखा होगा, है ना, इस तरह के नाम होते हैं। तो यहाँ पे सरहदी साहब को आप आराम से लेखक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और सी का 1 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हम लोगों को मिल गया, ख़त्म बात, अब आगे बढ़ जाना है। कभी कभी इंसान के नाम से उसका प्रोफेशन झलकता है ना। अब जल्दी से कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ और फिर से हम लोग ठीक से कर लेते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने जुगाड़ देखी। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जो हैं वो उड़ीसा की डांसर हैं, ठीक है, उड़ीसी डांसर हैं। तो यहाँ पे नर्तक हो गई, ठीक है, ए का 2 हो गया। तो ए का 2 देखो, तब भी आंसर मिल गया हमें, एक ऑप्शन से ही मिल जाएगा, मतलब आपको एक भी फैक्ट आता होगा तब भी आपका काम बन जा रहा है। ईश्वर सिंह देओल जो है वो एथलीट हैं, ठीक है। सागर सरहदी साहब जो है वो लेखक हैं और हामिद बकायोको ये राजनेता हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। चलिए 147 देखिए, भारत में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति, यानी यहाँ पे इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इथेनॉल समझते होंगे, क्या समझते हैं इथेनॉल से, ये ओरिजिनल और प्योर एल्कोहल है, ठीक है, ओरिजिनल और प्योर एल्कोहल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एल्कोहल, और प्योर एल्कोहल का मतलब ये आपको विस्की में मिल जाएगा, आपको बियर में मिल जाएगा, आपको रम में मिल जाएगा, आपको ब्रांडी में मिल जाएगा, तमाम तरीके के जो बेवरेजेस हैं पीने वाले, खासतौर से एल्कोहलिक जो हैं उनमें इथेनॉल तो होना ही होना है, तभी तो वो नशा करेगा। लेकिन सिर्फ इथेनॉल के काम सिर्फ और सिर्फ पीने में नहीं है, ठीक है, सिर्फ दारू के लिए फेमस तो है ही यही, लेकिन दारू के लिए नहीं, इसके यूज और भी तमाम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे संवर्धन की बारे में पूछ रहे हैं, यानी इथेनॉल को बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों को पता होगा, किससे बनते हैं ये जो प्रिपेयर किया जाता है इथेनॉल, वो मेज से, मोलासेस से हैं और राइस से, और जो सड़े हुए ग्रेन्स जो होते हैं उन सब से बनता है। तो ये जो लागू अभी की है बिहार ने की है, ठीक है, बिहार ने टारगेट बनाया है कि हम इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो भी कंपनी वाला इसका प्रोडक्शन करेगा इथेनॉल, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी देगी 15% की, ठीक है, तो उनको भी प्रमोशन मिलेगा। चलिए 148 देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के बाद भारत में वर्तमान, देखो पुराना क्वेश्चन हो गया तो आप तो जानते होंगे। अभी CGI साहब कौन है, CGI साहब एन वी रमणा, ठीक है, नाथुलापत्ती वेंकटा रमणा, ये हैं। और ये कौन सी नंबर के हैं, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS तो फ़ैन है ना इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। 48, ये 48 में CGI, ठीक है। 149 देखिए, मार्च 21 को सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले विशाल मालवाहक यानी कार्गो शिप जो है, इसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी पिछली बार कर दिया। ये एवर गिवन इसका नाम है, ठीक है, एवर गिवन है। सुएज नहर देख रहे हैं ना, आइए सुएज नहर पर चलते हैं। देखो ये जो जहाज है एवर गिवन, ये यहाँ पे ऐसे फंस गया था, यहाँ पे आगे वाला पोर्शन जो यहाँ पे जो प्रोपेलर रहता है इसका, वो यहाँ पे मिट्टी में फंस गया था और काफ़ी दिनों तक फंसा रहा, मुझे लगता है 1 आध महीने तक फंसा रहा था। और इससे क्या होगा, फिर पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस जगह पे वो तो ब्लॉक हो गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। कार्गो जहाज़ वैसे भी बहुत बड़े होते हैं ना साइज़ में। देखो एवर गिवन इसका नाम दिख रहा है आपको, नाम याद रखना एवर गिवन, ठीक है। और सुएज नहर का भी थोड़ा सा दर्शन कर लेना, कि वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये सुएज नहर है, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, ये रेड सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर से रेड सागर में आना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो तब आपको सुएज कैनाल के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिख रहा सुएज कैनाल,
मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरे फिगर में मैं इतने इतने पोर्शन को बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे नीचे वाली फिगर में। देखो जितने पे मैं गोला मार्क किया था वो यहाँ पे है। ये पूरी सुएज कैनाल है, ठीक, ये पूरी सुएज कैनाल है। और यहाँ नीचे तक भी मैं छोटा कर लूँ क्योंकि पूरा बन नहीं पा रहा है ना फिगर, और छोटा कर लूँ, ठीक है। ये पूरी सुएज कैनाल है, यहाँ तक पूरी सुएज कैनाल है। यहाँ पे जो दो लेक दिख रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बस इसी को दिखाने के लिए फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा था। सुएज नहर में जो ग्रेट बिटर लेक है, ये बड़ी वाली सुएज बिटर लेक है, और ये छोटी वाली लिटिल बिटर लेक है। ये दोनों के नाम आपको याद रखना है और इनकी लोकेशन याद रखना है। ये पूछता है कि ये किस नदी में है या फिर किस जगह पे है, ठीक है, तो लगा देना। चलिए वापस चलें क्वेश्चन पे। चलिए 150 देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित कैसे किया गया? ये शेख मुजीबुर रहमान साहब को दिया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक। इनको गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2020 मिला है। ये गांधीयन मेथड्स को बहुत फॉलो किया है उन्होंने, ठीक है। गांधीयन मेथड्स को पे ही बिलीव करते थे और उन्हीं मेथड्स से, गांधीयन मेथड्स पे और नॉन वायलेंट तरीके से इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प की है, ठीक है। तो फिर ये टेस्ट ख़त्म हो गया, टेस्ट नंबर 15। टेस्ट एक ही टेस्ट बचा है, टेस्ट नंबर 16, वो हम लोग करेंगे। देखते हैं शाम तक कितना रिकॉर्ड कर पाता हूँ। और आप लोग रिवाइज़ करते रहें और बहुत बहुत आपका शुक्रिया।